आ, एक डिक्लेरेशन आती है कि पाकिस्तान का JF-17 खासतौर से वो दुबई एयर शो के बाद उसे कोई एक देश खरीदने जा रहा है। जी हाँ। और क्या कीमत होगी और कौन खरीदार है अभी वो डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन कुछ अंदाज लगाए जा रहे हैं कि वो कौन हो सकता है। वहीं पर भी ये भी रिपोर्ट आ रही है कि अजरबैजान को भी JF-17 ब्लॉक 3 डिलीवर हो रहे हैं और इसमें कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान ने अपने बैच से ही उठाकर अजरबैजान को दे दिए हैं। तो फिलहाल जो प्रोडक्शन रेट है JF-17 ब्लॉक 3 का ये स्लो चल रहा है। अब इसके पीछे कारण क्या है ये तो पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन ये अपने बैच से उठाकर अगर अजरबैजान को दे रहे हैं तो ये शोकेस करता है कि यहाँ पर प्रोडक्शन रेट हिट हुआ है। ये JF-17 यानी कि चाइनीज प्लेन है, लेकिन पाकिस्तान उसको प्रोड्यूस करता है। और सुना है कि दुबई एयर शो के अंदर पाकिस्तान का कोई फ्रेंडली कंट्री है वो JF-17 खरीदने जा रहा है। जी हाँ। और कितना खरीदने जा रहा है? ये 4.5 क्या कहते हैं जनरेशन का पूरा ये है। और इस समय 150 से ज्यादा यूनिट पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर राइट नाउ इनके हैं। और कुछ स्पेकुलेशन निकल के आए हैं दुबई से जो बता रहे हैं कि इसको खरीदने वाला कंट्री जो है वो बांग्लादेश होगा। जी हाँ, बांग्लादेश के ऊपर चाइना का इंपैक्ट है, प्लेन भी चाइनीज है। कहा जा रहा है कि ये सौदा 400 से 700 मिलियन डॉलर का होगा और बांग्लादेश को 16 से 24 फाइटर एयरक्राफ्ट मिलेंगे। जी हाँ, 16 से 24 फाइटर एयरक्राफ्ट मिलेंगे और बांग्लादेश की हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा फाइटर जेट का एक्विजिशन होगा। और पाकिस्तान के लिए भी एक अहम होगा क्योंकि उनका फाइटर एयरक्राफ्ट बिकेगा तो उनको पैसे मिलेंगे। और पाकिस्तान ने डिक्लेयर तो किया है लेकिन किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं, खासतौर से एक डिफेंस सिक्योरिटी एशिया रिपोर्ट कहती है कि बांग्लादेश इस साल जनवरी से JF-17 का एक किस्म से कहा जाए तो इंस्पेक्शन कर रहा है। अभी उनके पास बहुत पुराने जो फाइटर जेट्स हैं, जो F-7 और MiG-29 ओल्ड वंस और Yak-130 ट्रेनर्स हैं, तो ये आजकल के ज़माने में तो नहीं चलते हैं, बहुत पुराने टाइप के हैं। लेकिन अब वो 2030 तक अपनी आर्मी का मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं। ढाका और इस्लामाबाद के रिश्ते बेहतर हुए हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और अधिकतर नेवल चीफ, एयरफोर्स चीफ, आर्मी चीफ सभी ढाका का दौरा कर चुके हैं। और चाइना का इन्फ्लुएंस सबसे पहले, और ढाका को पता है कि ये पाकिस्तानी प्लेन नहीं है, बेसिकली चाइनीज प्लेन है, बट असेंबल्ड इन पाकिस्तान। तो ये जो बात निकल के आई है कि जो ग्राहक है इनका वो यहाँ पर बांग्लादेश है। अब ये स्पेकुलेशन से हिसाब से निकल आया, जो रिपोर्ट्स आई हैं, डिफेंस रिपोर्ट्स, रिव्यू रिपोर्ट्स आई, उसमें है बांग्लादेश बताया गया है। अब बांग्लादेश है नहीं है ये तो वक्त बताएगा। चलिए देखते हैं। एक रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को JF-17 का एक और एक्सपोर्ट कस्टमर जो है वो मिल गया है। खैर अभी डील यहाँ पर कोई साइन नहीं हुई है, पर एक MOU साइन हुआ है जिसके अंतर्गत नाम कंट्री का नहीं बताया गया है। इनके साथ JF-17 ब्लॉक 3 की डील हो सकती है। वहीं पर भी ये भी रिपोर्ट आ रही है कि अजरबैजान को भी JF-17 ब्लॉक 3 डिलीवर हो रहे हैं और इसमें कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान ने अपने बैच से ही उठाकर अजरबैजान को दे दिए हैं। तो फिलहाल जो प्रोडक्शन रेट है JF-17 ब्लॉक 3 का ये स्लो चल रहा है। अब इसके पीछे कारण क्या है ये तो पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन ये अपने बैच से उठाकर अगर अजरबैजान को दे रहे हैं तो ये शोकेस करता है कि यहाँ पर प्रोडक्शन रेट हिट हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर JF-17 की सेल को देखेंगे, अजरबैजान, म्यांमार और नाइजीरिया जैसी कंट्री इनको ऑपरेट करती हैं और एक और कस्टमर का नाम इसमें लाइकली शामिल हो सकता है। तो एक्सपोर्ट मार्केट में ये दूसरे चाइनीज फाइटर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर कर रहा है। तो JF-17 एक्चुअली चाइनीज एयरक्राफ्ट है, इसको असेंबल पाकिस्तान में किया जाता है। ये इसे अपना इंडिजिनस एयरक्राफ्ट जरूर कहते हैं, पर इसको डेवलप चाइना ने किया है। एवियोनिक्स इसमें चाइनीज है, वेपन्स इसमें चाइनीज है, थोड़े बहुत पाकिस्तान स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन यहाँ पर जरूर किए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये एयरक्राफ्ट असेंबल ही होते हैं। एक तरीके से आप लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं, जहाँ पर कुछ पार्ट्स लोकली बनाए जाते हैं, लेकिन ये चाइनीज एयरक्राफ्ट है। पर फिर भी वैल्यू फॉर मनी है और डिसेंट एक्सपोर्ट पोटेंशियल ये शोकेस करता है, क्योंकि JF-17 ब्लॉक 3 में जो आपको कैपेबिलिटी मिल जाती है वो प्राइस के हिसाब से काफ़ी सही है।
वहीं पर इसके कंपैरिजन में LC-13 एक ज़्यादा बेटर एयरक्राफ्ट है, ज़्यादा रिलायबल एयरक्राफ्ट है, लेकिन फिर भी आपको एक्सपोर्ट सक्सेस नहीं मिल रही है। उसके बाद अभी दुबई में एक अनफॉर्चुनेट क्रैश हुआ है और भले ही वहाँ पर एयरक्राफ्ट की साइड से कुछ एरर रही हो या ना रही हो, पर फिर भी इमेज पर फ़र्क पड़ता है। तो क्या कारण है कि JF-17 को एक्सपोर्ट सक्सेस मिल जाती है, उसके बाद कोरियन FA-50 को एक्सपोर्ट सक्सेस मिल जाती है, लेकिन LC-13 स्ट्रगल करता है। जबकि अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो तेजस इन प्लेटफॉर्म से ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा रिलायबल है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्रैश के बाद तेजस का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो ख़त्म हो गया है। क्रैश से पहले भी इस प्लेटफॉर्म को एक्सपोर्ट कस्टमर नहीं मिल रहे थे। तो सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर जो इस प्लेटफॉर्म के साथ है वो पुअर मार्केटिंग की है। अब यहाँ पर थोड़े एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पहले ये ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट थे। इवन अभी भी हम जब एयरक्राफ्ट को बाहर के एयर शोज में डिस्प्ले करते हैं, वो भी सब में नहीं, गिने चुने में ही करते हैं, तो वहाँ पर भी लिमिटेड इस प्लेटफॉर्म को दिखाया जाता है। जो PR वीडियोस हैं वो भी बहुत लिमिटेड एग्जिस्ट करते हैं और इसकी ट्रू कैपेबिलिटी के बारे में आधे से ज़्यादा लोगों को जानकारी है ही नहीं। कई मामलों में ये अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा एडवांस है, पर इन कैपेबिलिटी एजेस को ज़्यादा प्रमोट किया ही नहीं जाता। फिर यहाँ पर जो दूसरा बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि जिस कंट्री में ये डेवलप हुआ है वहाँ की एयरफोर्स इनको कितने बड़े नंबर में ऑपरेट कर रही है। और जब आप इंडियन एयरफोर्स में इनको देखते हैं तो ये नंबर बहुत कम है। अब ऑर्डर संख्या यहाँ पर बड़ी है, लेकिन फिर दूसरी परेशानी आ जाती है कि इन एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन रेट क्या चल रहा है। अब यहाँ पर परेशानी चाहे GE की साइड से हो, वेपन इंटीग्रेशन में हो, लेकिन जो कस्टमर यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को देख रहा है वो इन सब में नहीं जाएगा। उसका सिंपल सा सवाल ये रहेगा कि आपका प्रोडक्शन रेट क्या है और क्या आप गिवन ऑर्डर्स को टाइमली एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं या नहीं। और जब बात यहाँ पर आती है तो HAL का रिकॉर्ड चाहे कोई भी कारण वहाँ पर हो खराब है। भले ही आप 20 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करके रख लीजिए, इंजन का वेट करिए इसलिए डिलीवरी नहीं हो पा रही है, लेकिन बाहर वाला ये नहीं समझेगा। प्रोडक्ट आपका है, आप कितने बनाकर डिलीवर कर पा रहे हैं, मैटर वहाँ पर वो करता है। तो वो रिस्क नहीं लेगा आपको ऑर्डर देने का। तो क्योंकि ये हमारी डोमेस्टिक कैपेबिलिटी है और यहाँ पर हमें पता है कि हम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कैपेबिलिटी डेवलप करने में समय लगता है, मैन्युफैक्चरिंग मैच्योर करने में समय लगता है। तो हम यहाँ पर सारे एक्सक्यूजेस समझते हैं, हम डिले समझते हैं, हम यहाँ पर डिले डिलीवरी समझेंगे, पर एक्सपोर्ट कस्टमर को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पर माइंडसेट सिंपल सा ये है कि हम यहाँ पर आपको पैसा दे रहे हैं, हमको ये एयरक्राफ्ट चाहिए इतने समय पर, और फिर प्रॉपर आफ्टर सेल्स सपोर्ट चाहिए। बाकी वर्सेटाइल वेपन पैकेज भी यहाँ पर एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो हमारे लिए जो चीज़ें हैं वो सही होती हुई तो दिखाई दे रही हैं, पर फिलहाल सही नहीं है। तो ये दिखाई दे रहा है कि तेजस की डोमेस्टिक ऑर्डर संख्या अच्छी है, तेजस का जो प्रोडक्शन रेट है वो बढ़ रहा है और तेजस का जो वेपन पैकेज है वो वर्सेटाइल हो रहा है, पर अभी नहीं है। तो जो एक्सपोर्ट कस्टमर है वो फ्यूचर कैपेबिलिटी पर बेट नहीं कर रहे हैं, उनको प्रेजेंट में भी कैपेबिलिटी चाहिए और वहाँ पर तेजस मात खा जाता है। तो इसका एक्सपोर्ट आप तब तक सुधार नहीं सकते जब तक डोमेस्टिकली आप चीज़ों को फिगर आउट ना कर लें। तो JF-17 जैसे प्लेटफॉर्म को इसलिए एडवांटेज मिल जाता है क्योंकि ये चाइनीज़ एयरक्राफ्ट है, चाइनीज़ ओरिजिन के वेपन्स यहाँ पर मिल जाते हैं, कॉस्ट काफ़ी लो है, जो कैपेबिलिटी ये प्रोवाइड कराता है उसके हिसाब से डिसेंट है और प्रोडक्शन भी इनका एक तरीके से मैच्योर हो चुका है। वहीं पर एक और पॉइंट बार बार रखा जाता है और वो ये है कि क्योंकि JF-17 चाइनीज़ एयरक्राफ्ट है और वहाँ पर चाइना के हिसाब से जो परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन है वो डिसेंट है। अगर कस्टमर वहाँ पर एक्सपेक्ट करता है 100% चाइनीज़ मेड JF-17 तो वो भी वहाँ पर मिल जाएगा, जहाँ पर आप इजेक्शन सीट और जो इंजन है उसको रिप्लेस करके चाइनीज़ लगा सकते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव बन जाता है JF-17 के लिए।